ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है। यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में जिसमें हम फिर से वही बात करने वाले हैं, झूठे आरोपों का सच, अनवीलिंग फॉल्स एलिगेशंस। और आपको जैसा पता ही है कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि पुरुषों की अनकही कहानियों को हम बाहर निकालें, उन्हें हेल्प करते हैं कि ताकि वे अपनी कहानी को बाहर निकालें और लोग उसे समझ सकें, जान सकें और उनसे शिक्षा ले सकें। बहुत कुछ है इस बार एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, लेकिन मैं उसके पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि इस वक्त में बड़े सारे केसेस टीवी मीडिया पर भी आप देख रहे हैं। इसके पहले टीवी मीडिया पर नहीं आते थे, सोशल मीडिया पर नहीं आते थे, वो सिर्फ बगैर मीडिया के ही हादसे होते रहते थे और लोगों को लगता था कि शायद कुछ हो नहीं रहा है पुरुष के खिलाफ में, लेकिन वो बहुत कुछ हो रहा था। और यहाँ तक कि जो आंकड़ा बोलता है वो ये बोलता है, हर 7-8 मिनट में एक पुरुष अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है घरेलू कलेश की वजह से, पारिवारिक माहौल की वजह से, पत्नी की उत्पीड़ना की वजह से और झूठे आरोपों की वजह से। तो ये जो सब चीज हो रही है वो आज तूल पकड़ चुकी है, इसलिए क्योंकि वो चीज कुछ पढ़े लिखे लोगों ने सोशल मीडिया में किया और सोशल मीडिया की वजह से टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया में आया और अब लोगों की आंख खुली कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये हो तो पहले से भी रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा अभी सुन रहा हूँ, आपने हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उनका भी सुना होगा कि एलिमनी में उन्हें बहुत पैसा देना पड़ता है। एलिमनी होता है, क्या ये एलिमनी सही चीज़ है? आपको लग रहा हो ये प्रश्न कैसा है। मैं इसलिए ये प्रश्न उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग दहेज के खिलाफ की तो बात करते हैं। लड़कियां भी बोलती है कि दहेज नहीं होना चाहिए, दहेज इलीगल है। क्या एलिमनी लीगल है? तो सोचिए इस विचार पर। अब हम आज के एपिसोड के अंदर में हमारे मेहमान के पास में चलते हैं। जो इस बार के मेहमान हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर हम पूरा परिचय उन्हीं से लेंगे। उनका नाम है मिस्टर बाकेलाल प्रजापति। ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर, वेरी क्वालिफाइड इंजीनियर, जो कि सिविल बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने न केवल भारत में बल्कि बाहर भी उन्होंने काम किया हुआ है। तकरीबन 3 दशक से वे काम में, करीब 28-30 साल का उनके पास में अनुभव है, लेकिन वो भी झूठे आरोपों का शिकार हुए हैं। चलिए हम चलते हैं उन्हीं के पास में। बाकेलाल जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका परिचय, कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए। थैंक यू विनोद भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और इस पॉडकास्ट को इंटरव्यू करने के लिए जो है मुझे बुलाया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। वेलकम। और आपको मैं अपना पहले परिचय दे देता हूँ। प्लीज। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। वेरी गुड। इनिशियली मेरी जो शिक्षा हुई थी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से हुई थी। उसके बाद फिर चूँकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा काफ़ी पुअर था, तो उस वजह से मुझे फिर जॉब सर्च भी करना पड़ा, जॉब करना पड़ा। तो इस प्रकार से मतलब मेरा चलता रहा। जॉब के दौरान मतलब मैंने अपनी और हायर एजुकेशन गेन करी है। वेरी गुड। और मेरी फैमिली में मेरी 6 सिस्टर थी। ओह, 6 और सिस्टर्स। हाँ, और मैं एक अकेला उनका भाई था। ओह अच्छा। और उनमें सीनियर मैं ही था। अच्छा। 6 बहनों में। अच्छा। तो पिताजी जो है मेरे टेलरिंग वर्क का जॉब करते थे। बराबर। कभी कभी उन्होंने बीच बीच में शॉप भी खोली थी अपनी अच्छा। स्वयं की, तो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा परेशान किया गया, तो इस वजह से वो शॉप कई बार जो है खत्म भी हुई। अच्छा। तो इस प्रकार से पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता था, तो सारा भार मेरे ऊपर था। बराबर।
सिस्टर की शादी करना, फैमिली को मेंटेन करना, तो पापा की जो अर्निंग थी, पापा की अर्निंग से मतलब फैमिली नहीं चल पा रही थी, बराबर। तो मुझे भी पूरा पार्टिसिपेट करना था उसमें ओके फैमिली। ओके तो इस प्रकार से चल रहा था। ओके सो मतलब बाकेलाल जी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से, जिन्होंने अपने आप को खुद बनाया है। बोलते हैं ना कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन, तो ही इज अ सेल्फ मेड मैन जिन्होंने अपने आप को खुद बनाया और अकेले न बना करके बल्कि अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी अपने कंधों पे उठाई है। बहुत बढ़िया बाकेलाल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई के बाद में आप जॉब वॉब करते थे, अभी शादी में आपकी कहाँ से शुरुआत हुई, आपकी शादी कैसे हुई, अरेंज मैरिज थी या कैसी थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैरिज के बारे में बताना चाहूँगा मैं। मेरे फादर जो है चूंकि गरीब परिवार से थे जी। और ग्रैंडफादर भी मेरे गरीब परिवार से थे। बराबर। तो ग्रैंडफादर साइड से भी कोई मतलब सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा। तो पिताजी ने ये सोचा कि पहले सिस्टर की शादी कर देते हैं, इसके बाद में कर देंगे। अच्छा। क्योंकि मेरी जो जस्ट मेरे बाद की जो सिस्टर थी, हाँ जी, वो लगभग मेरी उम्र की थी, 3 साल छोटी थी, तो अच्छा। उसकी वो भी मतलब लगभग मेरे बराबर ही हो गई। जी जी जी। क्योंकि लड़कियां जल्दी ग्रो करती हैं बाय बॉडी, बराबर। तो लोगों को लगता है कि इसकी शादी जल्दी कर देना चाहिए, जी लगता है। तो पिताजी ने भी यही सोचा कि कि पहले लड़की की शादी कर देते हैं, लड़की की बाद में हो जाएगी। बराबर। तो इसके लिए जो है बहन के लिए एक लड़का ढूंढा गया। ढूंढते रहे तो लोगों ने बताया कि एक लड़का है जो ग्वालियर में ही, मतलब मेरे घर से करीब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर घर था उनका। तो उनके लिए बात हुई। तो चूंकि लड़का जो है ठीक नहीं था, अच्छा, और दूसरा पिताजी का उनके पिताजी से मिलना जुलना रहता था, अच्छा तो कुछ उनके बीच में टर्म्स ठीक नहीं थे जी, और फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ पापा को ठीक नहीं लगता था। अच्छा। तो इस वजह से पापा ने उनके लिए मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया, लेकिन वो पीछे पड़े रहे। अच्छा। ये सिस्टर की शादी के बाद के लिए बातचीत चल रही थी। तो रिश्तेदारों ने बोला कि जो है फिर तुम ऐसे जो है मना करोगे तो तुम अब लड़के की शादी कैसे कर पाओगे, लड़के की एंगेजमेंट कैसे कर पाओगे, कहाँ करोगे। बोले मुझे नहीं करना, जहाँ मुझे लड़का अच्छा मिलेगा वहीं करूँगा। बराबर, पिताजी ने ऐसा बोल दिया जी। उसके बाद फिर बात आई गई होगी, पापा ने क्लियरली मना कर दिया जी। और पापा को भी जो है लोगों ने बोला कि ठीक है, तुम जो है नहीं करना चाहते, चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ। रिश्तेदारों ने भी बोला चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो मैंने भी सुना तो मुझे भी काफ़ी हर्ट हुआ। तो मैं भी चुपचाप रह गया, चूँकि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और चूँकि पढ़ रहा था और ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं था, मेरा फैमिली में कोई ज़्यादा योगदान नहीं था, तो मेरी बात सुनी भी नहीं जाती, तो इसलिए मैं चुपचाप सुनकर रह गया। लेकिन मुझे भी काफ़ी बेइज्जती फील हुई। तो बात आई गई हो गई। उसके बाद फिर लोगों ने कहा अपने लड़के की शादी कर लो, लड़के के लिए लड़की देख लो। अच्छा। तो उसी परिवार से लोग रिश्ते लेकर आए। अच्छा। तो जिस लड़के की पहले मेरी सिस्टर के लिए बातचीत चल रही थी, उनकी छोटी सिस्टर के लिए मेरे लिए रिश्ता आया। बराबर। रिश्तेदार लोग, उनके रिश्तेदार लोग जो है पापा से बोलने आए, मेरे रिश्तेदार पापा के रिश्तेदारों से बोले कि इनकी लड़की है और अच्छी है और 11वीं में पढ़ रही है, कर लीजिए, अच्छी लड़की है, ऐसी है वैसी है, सुंदरता का बखान करते ही है लड़कियों का। तो उसी प्रकार से उन्होंने बखान किया, तो पापा ने मेरे से बोला, तो मैंने मना कर दिया। मैंने मना इसलिए किया कि जब सिस्टर की शादी की बात थी तो उन्होंने बोल दिया था कि चूड़ी पहनकर घर बैठ जाइए। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, तो मैंने इस वजह से मैंने उसको मना कर दिया। तो मम्मी जो है मामा के कहने की बातों में जो है मतलब प्रेशर में आ गई। अच्छा। और मम्मी ने जो है पापा से बोला, पापा ने फिर भी मना किया, लेकिन फिर मम्मी ने पापा के ऊपर प्रेशर डाल दिया, पापा ने फिर मेरे ऊपर प्रेशर डाला। तो अल्टीमेटली फिर मुझे जो है प्रेशर में आकर जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा। ओके। और 2 मार्च 1995 को मेरी शादी बराबर हो गई। उस वक्त आपकी एज कितनी रही होगी?
उस समय मेरी एज करीब 21 साल थी अच्छा। और जस्ट मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का लास्ट फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहा था। बराबर। पर फिर भी जो मुझे लगता है कि आप जैसा बता रहे हैं कि उस परिवार में जो कि आपके परिवार को उन्होंने एक बार बेइज्जत किया था, उसी परिवार से जो लड़की आती है, उसी लड़की से आपको अंततः शादी करनी पड़ी बिकॉज़ ऑफ योर फादर एंड मदर प्रेशर और जो मामा का सोशल प्रेशर, रिलेटिव्स प्रेशर। सो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो प्रेशर में शादी है ये बहुत खतरनाक हो सकती है। आपके मन से अंदर से आवाज़ नहीं आ रही और फिर भी आप पीयर प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जा करके आपको बाद में परेशान करती है। तो आपके फिर लाइफ में कहाँ दिक्कत आना शुरू हुई शादी के बाद में? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था शादी करने के बाद में, लेकिन फिर एक प्रेशर था कि मुझे अपना परिवार चलाने के लिए कुछ इनकम चाहिए। अच्छा। और जस्ट मेरी शादी जो है 1995 में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के पहले ही कर दी गई। अच्छा। और इसके लिए मैंने प्रयास भी किया कि शादी थोड़ा सा मतलब डिले कर दी जाए, लेट कर दी जाए, जी जी जी, जिससे मैं कम से कम मैं अपने परिवार को एस्टेब्लिश करने लायक हो सकूं। बराबर। क्योंकि मैं उस समय कुछ भी कार्य नहीं कर रहा था, केवल स्टडी के अलावा। बराबर। तो इसके लिए मैंने अपने एक मित्र को उनके घर पे पहुंचाया बगैर मम्मी पापा की परमिशन के। अच्छा। मम्मी पापा को नहीं बताया मैंने। बराबर। और उस समय मतलब शादी के जो कार्यक्रम होते हैं वो चालू हो चुके थे। अच्छा। तो मैंने अपने मित्र को पहुंचाया वहाँ पर। तो मित्र ने जो है वहाँ पर अपनी बात रखी, मेरी बात रखी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कौन सी बात रखी? डिले करने की कि इस शादी को थोड़ा सा जो है मतलब 1 साल या 2 साल के लिए टाल दीजिए। बराबर। जिससे कि मैं मतलब एस्टेब्लिश हो सकूं और अपनी फैमिली को मतलब इनकम के जरिए जो है, अच्छी इनकम के जरिए उनको जो है अच्छी जीवन दे सकूं। बराबर। लेकिन उनके मदर फादर ने जो है मेरे मित्र की बात नहीं मानी और अल्टीमेटली वो शादी करनी पड़ी। ठीक है, मैंने शादी कर ली। शादी करने के बाद काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मेरे सामने समस्या ये थी कि मुझे कुछ अर्निंग के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय जॉब का भी काफ़ी वो था, परेशानी थी। जॉब आसानी से नहीं मिलती थी। यदि प्राइवेट जॉब करने भी जाते थे तो बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, एजेंसीज हमेशा यही बोलते थे कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। बराबर। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तब आप हमारे पास आइए। बराबर। मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता था कि एक्सपीरियंस जब आप चांस देंगे, कोई एजेंसी मुझे चांस देगी, कोई व्यक्ति मुझे चांस देगा, अवसर देगा काम करने का, तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। बराबर। बिना चांस के, बिना अवसर के मैं मुझे एक्सपीरियंस कैसे होगा? बराबर। बोले ठीक है, तो आप कल से आ जाइए और आप हमारे पास 1 साल लगभग काम कीजिए, फिर हम सोचेंगे कि आपको सैलरी दी जाए या नहीं जाए, नहीं दी जाए और दी जाए तो कितनी दी जाए। बराबर। मैंने कहा इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, काम करूंगा थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ अर्निंग अपने खर्चे के लिए तो कम से कम दूंगा। तो इस प्रकार से चलता रहा। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दिया। मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं प्राइवेट ट्यूशन वगैरह करके जो अपनी फैमिली को करने लगा, चलाने लगा। पारिवारिक जिंदगी आगे बढ़ी। तो ऐसे ही फिर मैंने अपनी वाइफ को भी मैंने सोचा कि चलो ये भी कुछ करेंगी और इनकी अर्निंग से भी थोड़ा बहुत परिवार चलेगा, हेल्प मिलेगी। तो मैंने जो है मोहल्ले के जो कॉलोनी के जो स्कूल्स थे वहाँ जाकर बात की और इनको लेकर गया और बात करके मैंने एक स्कूल में इनका दाखिला करवा दिया टीचिंग के लिए। क्योंकि ये भी 11वीं पास थी। बराबर। तो कम से कम नर्सरी और फर्स्ट, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट तक जो है मतलब आराम से बच्चों को टीच कर सकती थी। बराबर। तो मैंने इनके लिए नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट तक के बच्चों को टीच करने के लिए बात कर ली और इनका उसमें करा दिया एंट्री। जो भी इनका मतलब फाइनल हुआ उसके बाद फिर ये जो है जाने लगे स्कूल में टीचिंग करने। अचानक से एक दिन, डेट वो है 4/8/1996। अच्छा। मैं अपने मतलब मैं भी टीचिंग कर रहा था स्कूल में, एक स्कूल में। तो वहाँ से जब मैं लौटा तो ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी। अच्छा। घर पर। तो मैंने अपनी मम्मी से मालूम किया, मम्मी कहाँ गई हैं ये? तो मम्मी ने बोला कि मायके चली गई है वो तो। अच्छा।
बगैर बताए। बगैर बताए। बराबर। मैंने कहा तुम्हें नहीं मालूम? हम्म तो मम्मी ने बोला मुझे नहीं मालूम। वो स्कूल में पढ़ाने गई थी, उधर से ही जो है उसका भाई आया और उधर से लेके चला स्कूल गया से वो। ही? अच्छा। स्कूल से ही चली गई वो। हम्म। तो मैंने देखा टेबल पर एक कागज रखा हुआ है। ओके। तो कागज रखा हुआ है तो कागज को मैंने देखा क्या कागज है ये। तो कागज देखा तो किसी व्यक्ति का कोई प्रेम पत्र था वो। मैंने पूरा प्रेम पत्र पढ़ा उसका। तो उसमें जो कुछ लिखते हैं लड़कियों को लड़के लोग, बराबर। मैं उसकी भाषा से समझ गया कि ये प्रेम पत्र है। लेकिन उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा था कि किसने लिखा है। अच्छा। और वो जा चुकी थी। जब मैं उसको फिर से दोबारा से अपने घर पे लाया, उससे पूछा, बातचीत करी, तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता। अच्छा। ये प्रेम पत्र किसका है। अच्छा। उसने उल्टा बोल दिया कि आपकी बहनों में किसी का होगा, मुझे क्या पता। अच्छा। मैं तो चली गई थी। अच्छा। मैंने जवाब पूछा उससे कि तुम बगैर बताए, बगैर किसी को बोले क्यों चली गई। बोले नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही थी और इसलिए मैंने भाई साहब को बुला लिया और मैं चली गई। मैंने कहा अभी तबीयत सही है? बोले हाँ अभी सही है। ओके, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या उस जमाने में फोन की सुविधा उपलब्ध थी? तो नहीं, उस समय फोन वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, केवल लैंडलाइन फोन चलते थे। लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ, उस वक्त में लैंडलाइन फोन चलते थे, मोबाइल किया जा सकता था। हाँ, जो कि नहीं किया गया। जो नहीं किया गया। और वो मतलब चली गई और बगैर बताए बाद में वो बता सकती थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, स्कूल के लैंडलाइन फोन से उनके घर पर भी लैंडलाइन का फोन लगा हुआ था, तो उन्होंने अपने घर पर लैंडलाइन फोन पर जो है बात करके बुला लिया और जो है वो अपने भाई के साथ चली गई। तो उन्होंने उधर बुला लिया, लेकिन इधर आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा? बताना जरूरी मैं नहीं जा रही हूँ, माँ को भी आपको भी, कि भी इस तरीके से है। जबकि स्कूल की डिस्टेंस जो है मात्र 500 मीटर थी। ओके, तो कुछ इंटेंशंस मैलिफाइड थे। हाँ। तो चले गए और फिर जो है काफी सारा मतलब आने के बाद में काफी सारा झगड़ा किया, उन लोगों ने भी काफी उल्टी सीधी बातें की जी। तो इस प्रकार से मतलब वहां से चालू हुआ फिर मेरा। ओके। तो ये चलता रहा। फिर हमारी वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो गई। एक प्यारी सी बच्ची की डिलीवरी हुई। वेरी गुड। उसको पाला जाने लगा। मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ा अर्निंग के लिए। बराबर। तो इस प्रकार से मैं अपना मतलब धीरे धीरे ग्रो करता रहा और जो है इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से इस कंपनी में, इस प्रकार से मतलब जहाँ मुझे अच्छा ग्रोथ दिखता और वहाँ पर मैं निकल जाता। बराबर। तो इसी प्रकार से एक कंपनी भी मुझे मिली मित्र के जरिए से। तो मैं वहाँ जाने लगा और बच्ची का जन्म हो गया, बच्ची बढ़ने लगी तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगी उसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से सन 2000 में ये स्कूल जा रही थी पढ़ाने के लिए। तो अचानक से जो है मेरे जाने के बाद में माँ से झगड़ा शुरू कर दिया इन्होंने। तो इनकी कुछ तबीयत खराब थी बच्ची की डिलीवरी के बाद में। तो माँ ने इनको खाना बना कर दिया, इन्होंने खाना जो है फेंक दिया। पूरी थाली फेंक दी, परोसी हुई थाली। अच्छा। पूरा खाना कमरे में बिखर गया। मैं समझ नहीं पा रहा कि माँ ने खाना बना के बहू को दिया? माँ ने या बहू बनाती थी खाना? बहू बनाती मेरी माँ ने जो है अपनी बहू को खाना बना कर दिया। तो बहू खाना क्यों नहीं बनाती थी? खाना बनाती थी, लेकिन उसका कहना था कि उस दिन जो है उसकी तबीयत खराब थी, ऐसा उसका बोलना था। तो उस दिन उसने ओके, फिर क्या हुआ? तो अचानक से जो है उसने जो है थाली लेके मुझे नहीं खाना है और जो है मुझे इस दड़वे में बंद करके रखा हुआ है इस प्रकार से, और मुझे आजाद होना है, मुझे आजादी चाहिए, इस प्रकार के वर्ड्स उसने बोले। जब मैं शाम को पहुंचा तो मेरे साथ भी उसने इसी प्रकार से दुर्व्यवहार किया। अच्छा। उस समय भी बोला उसने, मम्मी ने मेरे से शिकायत की कि इसने मैंने इसको खाना बना कर दिया। इसने बोला था तबीयत खराब है, इसको खाना बना कर दिया, तो इसने जो है खाना फेंक दिया। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ वाकई में जो है दीवारें वगैरह पूरी गंदी हुई पड़ी हुई है खाने से, फर्श वगैरह खराब पड़ा हुआ है, उसको भी साफ नहीं किया इसने। तो इस प्रकार से उसमें बहस शुरू हो गई। तो मैंने इसको थोड़ा सा बोला, मैंने कहा देखो ये चीजें ठीक नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, जो कुछ तुमने मम्मी के यहाँ किया होगा, लेकिन अब ये सब चीजें उचित नहीं लगती हैं। अब तुम ससुराल में रह रही हो और एक भरे पूरे परिवार में रह रही हो, तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी बेइज्जती होगी। परिवार का सम्मान सबसे बड़ा होता है। यदि परिवार का सम्मान ही खत्म हो जाए तो फिर किसी मतलब का नहीं।
यदि तुम्हें और कुछ चाहिए तो वो बताओ। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ के आ जाओ। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें मम्मी पापा के पास नहीं छोड़ूंगा, मम्मी पापा को यहीं बुलवाओ, यहीं बात करेंगे, क्या समस्या है। तो बोले ठीक है बुलवा लो। तो हम लोगों ने जो है अपने रिश्तेदारों के माध्यम से उनके मम्मी पापा को खबर करवाई, तो वो लोग सब आ गए। बराबर। उनको बताया ये कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल रही है कि मैं दड़वे में बंद हूँ। भाई दड़वा तो जो है एक मुर्गे मुर्गियों के लिए, बकरे बकरियों के लिए होता है। यहाँ ये घर में रह रही हैं, तो दड़वा किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार की आजादी चाहिए आपको। ये बोल रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, किससे आजादी चाहिए तो बताएं हमें। लेकिन जो है वो बात आई गई हो गई, और जो है मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है हम इनको समझाएंगे थोड़ा सा, आप हमें जो है इनको ले जाने दीजिए, और जब ये ठीक ठाक हो जाएंगे तो हम दोबारा से इनको वहीं पहुंचा देंगे। तो मम्मी पापा तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया, वो ले गए। ले जाने के बाद फिर उन्होंने नहीं पहुंचाया। अच्छा। जबकि बोल कर गए थे कि हम पहुंचा देंगे, ठीक है। तो उन्होंने नहीं पहुंचाया, मुझे ही जाना पड़ा। बोला तो बोले हम नहीं पहुंचाएंगे आपके साथ, पापा को बुला कर लाइए। अब उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था। अच्छा। हमें प्रेशराइज करके जो है अपनी बात मनवाने का। बराबर। तो उन्होंने पापा को बुलवाया, और उनके सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। अच्छा। वहाँ पर केवल मैं था और पापा थे। तो सारे रिश्तेदारों ने एक ने बोलना बंद किया, दूसरे ने बोलना चालू कर दिया, दूसरे ने बोलना बंद किया, तीसरे ने बोलना चालू कर दिया। इस प्रकार से मतलब औरतें भी मतलब उस प्रकार से बोल रही थी, और मुझे और मेरे पापा को जो है बोलने ही नहीं दिया गया। मेरे पापा की बात सुनी ही नहीं गई। मेरे पापा ने बोला कि भाई आपकी लड़की काम नहीं करती है, काम करना चाहिए अब। भाई हम तो इस प्रकार से कब तक खिलाएंगे, कब तक करेंगे। आपकी लड़की जो है बहाने बना के सो जाती है, कभी तबीयत का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का, इस प्रकार के बहाने बना के सो जाती है। और उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए हमने स्कूल में उसको एडमिशन दिलवाया। स्कूल में काम करो चलो, तो हम तो उसके पैसे ले नहीं रहे हैं। ये सब चीजें बताई गई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। बोले कि जो है नहीं, आप उसको जो है प्यार से रखिए। तो हमने बोला कि प्यार से कैसे रखते हैं, उसको मारपीट तो कर नहीं रहे, तो डांट डपट तो कर नहीं रहे। यदि काम नहीं जानती है, काम सिखा रहे हैं हम लोग, आपने तो कुछ सिखाया नहीं है। तो मरने के लिए तैयार नहीं। बोले आप एक काम कीजिए, बहू बेटे को अलग कर दीजिए। अच्छा। तो पापा ने कहा बहू बेटे को अलग कर दें, तो कोई और तो बेटा है नहीं है मेरा जिससे मैं अलग करूंगा। हम दोनों पति पत्नी है और बहू बेटे हैं बस। बोले आप अपना अलग करिए, बहू बेटे अपना अलग करेंगे। बोले ठीक है कर देंगे। पापा ने जो है उनका मन रखने के लिए उससे बोल दिया। हम लोग जो है उसको लेकर आ गए, और जैसे चल रहा था वैसा का वैसे ही चलता रहा। ओके, मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात, कि उन्होंने अल्टीमेटली एक सीन क्रिएट किया, और वो आपके बैकग्राउंड में जो है बहुत टाइम से षड्यंत्र चलता था, और वो षड्यंत्र चल शादी से पहले से वो षड्यंत्र चल रहा था। ओके। और वो सारा सीन इसलिए क्रिएट किया कि उसको आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी चाहिए थी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आजकल की नारी को, और नारियों से पूछना चाहता हूँ, आपको किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? क्या आप एक घर में जाकर के अपने कर्तव्य का पालन करने को तैयार नहीं हो? और यदि आप वो कर्तव्य पालन करने की आज़ादी चाहते हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक नए घर में जाते हो, ससुराल में जाते हो, तो वहाँ पर आपको उसकी घर की मर्यादा के हिसाब से आपको मेंटेन करना चाहिए। और यदि आप दिनचर्या के काम नहीं कर सकते, अपना भोजन, खाना पीना, सफाई, और मेनली तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम लेडीज़ को रहती है कि अपने जो सास ससुर है उनके साथ नहीं रहना। और जैसा आपके केस में भी वो बताई थी कि मैं अलग रहना है, वो अलग रहने के लिए प्रेशराइज किया। तो आज की लड़कियां माँ बाप की सेवा करने को तो तैयार ही नहीं है, और ये बात उनके मन में बीज बन के बोया जाता है उनके माँ बाप के द्वारा। तो यदि अच्छे संस्कार लेकर के एक औरत आती है तो वो एक अच्छे संस्कार लेकर के ही ससुराल में निभाती है। तो फिर क्या हुआ बाकेलाल जी? तो इस प्रकार से बड़ी वाली बेटी जो है पल रही थी मेरी। अचानक से एक दिन जो है
उसको मेरे सामने ही पता नहीं क्या हुआ, स्कूल से आई और चूंकि बच्ची भूखी थी, उस समय मैं भी घर पर था और बच्ची भूखी थी तो रो रही थी। तो मैंने कहा ये रो रही है काफी समय से, इसको दूध पिला दो। तो उसने उठाया, पता नहीं क्या दिमाग में आया और लेके जो है बच्ची को धड़ाम से नीचे पटक दिया। ओहो, अच्छा। मुझे बड़ा शौक लगा, मैंने उठाया बच्ची को तुरंत, कहीं बच्ची को चोट वोट तो नहीं लग गई कहीं। धड़ाम से पटका तो मुझे थोड़ा डर भी लग गया थोड़ा सा। बच्ची रोने लगी, मैंने उसको चुप किया, देखा इधर उधर कहीं कोई चोट तो नहीं लाई, तो ईश्वर की कृपा से कोई चोट नहीं थी। ओके। तो मैं फिर अपनी पत्नी के ऊपर बरस पड़ा, ये छोटी सी बच्ची है, ये भी तुमसे नहीं संभाली जा रही, तो फिर शादी काहे के लिए की थी तुमने? किस मतलब की दवा हो तुम यार? जब तुम क्या बोलते बच्ची को नहीं पाल सकती हो, तुम घर के काम काज नहीं कर सकती हो, तुम्हें स्कूल में तुम्हें जॉब लगवाई वो तुम नहीं कर सकती हो, और तुम मुंह उठा के जो है जब मर्जी आए तब मायके भाग जाती हो, कभी भाई के साथ कभी अकेले, ये क्या मतलब है? बोले मुझे नहीं रहना है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास छोड़ जाओ। मैंने कहा मुझे नहीं जाऊंगा छोड़ने। तो जाने के लिए तैयार हो गई, मैंने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया उसका, हाथ पकड़ के उसको बैठा दिया। मैंने कहा चुपचाप यहीं बैठो, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। तो उस समय जो आपने शुरुआत में अभी बताया था कि पहले कुछ इस प्रकार के मीडिया नहीं था, कुछ वो नहीं था, तो ये सब चीज होता था उस समय भी। उस समय भी ये सब होता था, लेकिन समस्या ये थी कि उस समय मीडिया नहीं था, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आता था। लेकिन रिश्तेदारों में खुसर फुसर वो सब चलता रहता था। हाँ, लेकिन अब ये है कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ गई है उस प्रकार से केसेस भी बढ़ गए हैं। अब उसमें एक सिनेरियो जो चेंज हुआ है कि मीडिया, मोबाइल मीडिया आ गया है, फेसबुक मीडिया आ गया है, ट्विटर आ गया है, टेलीविजन मीडिया आ गया है, प्रिंट मीडिया आ गया है, तो इसमें जो है ये चीजें तुरंत जो है वायरल हो जाती हैं, लोगों के सामने आ जाती हैं। तो ये चीज पहले ये चीजें नहीं थी। पहले क्या है, केवल और केवल जब पुलिस केस होते थे, कोर्ट केस होते थे, तो वो चीजें जो है प्रिंट मीडिया तक आती थी, और वो बाकी चीजें केवल समाज में, मोहल्ले में बस केवल रहती थी, और आपस में लोग वह कुसर पुसर करते रहते थे। अब ये चीजें एकदम से हाईलाइट होने लगी हैं, तो इसी प्रकार से मेरा केस भी था। तो मेरी चीज भी जो है मतलब हाईलाइट नहीं, बस केवल समाज में जो है वो चीजें फैलना शुरू हो गई थी, लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। तो जिस दिन उसने बच्ची को पटका था, नीचे फेंका था या गिराया था जानबूझकर, उसके अगले दिन सुबह सुबह मैं सो रहा था, और सुबह सुबह दरवाजा खोलकर जो है करीब 4 बजे के लगभग, 4 से 5 बजे के बीच में अंधेरा होता है, भाग गए। और मेरे एक मौसा जी हैं, मौसा जी के घर पर जाकर पहुंच गई। अच्छा। मौसा जी मेरे घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर रहते हैं। ओके। और उन्हीं के माध्यम से वो रिश्ता मेरे पास आया था। तो वहाँ जाकर काफी रोना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है हमें न बताते हुए उनके माता पिता को बताया, उनके माता पिता को बुला लिया अपने घर पर। जब उनको बुला लिया उसके बाद फिर हम लोगों को खबर की कि ऐसे ऐसे ये आई है। हम लोग इधर जो है खोजबीन कर रहे हैं कि ये सुबह सुबह कहाँ चली गई। अच्छा। तो इधर उधर खोजते हुए पहुंचे तो पता पड़ा कि वो मौसा जी और मौसी जी बैठे हुए हैं वहीं दरवाजे के बाहर, घर के बाहर। और उन्होंने मम्मी को पूछा कि कहाँ जा रही हो। तो मम्मी ने बोला कि वो ऐसे ऐसे बहू चली गई है, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई है। बोले वो तो ये बैठी हुई है। घर में छोरा, गांव में ढिंडोरा। गांव में ढिंडोरा, पड़ोस में ही बैठी हुई थी। पड़ोस में बैठी हुई थी। तो मम्मी भी फिर वहाँ बैठ गई। फिर किसी लड़के को भेजा हमारे घर पर उन्होंने, और मुझे भी बुलवाया, पापा को भी बुलवाया। बातचीत शुरू हुई। तो वहाँ पर भी यही बोली मुझे नहीं रहना है इनके घर पर, मैं दड़वे में बंद नहीं रह सकती, मुझे आज़ादी चाहिए। तो मुझे नहीं पता था कि वो आज़ादी का क्या मतलब बोल रही है, क्या बोलना चाहती है। आज़ादी चाहिए क्लियरली वो कुछ नहीं बताती थी। वो बस केवल बोलती थी मुझे दड़वे में बंद करके रखा हुआ है और मैं आज़ादी चाहती हूँ, मैं नहीं रहना चाहती। ओके। तो वहाँ से जो है फिर माता पिता उनके फिर से दोबारा से लिवा ले गए। तो ऐसे चलता रहा, आना जाना चलता रहा।
मतलब मेरी शादी जो है मतलब 1995 में हुई, हम्म तब से लगातार मतलब वो यदि साल में 365 दिन होते हैं तो 200 दिन जो है वो अपने मायके में रहती थी, बाकी 165 दिन ससुराल में। ओह माय गॉड। तो तो ये आलम था। आपके कितने वहीं बच्चे? से आना जाना, जब मैंने स्कूल में उनको जॉब लगवा दी तो मायके से ही आना जाना कर रही थी वो, बजाय ससुराल के। अच्छा। स्कूल में जॉब मायके से कर रही थी वो। और ये आपका अलग था। ससुराल मायका कितना डिस्टेंस है? ससुराल और मायका लगभग 4 किलोमीटर मान सकते हैं। ओह अच्छा, पास में, तो ज्यादा कोई दूर। ज्यादा नहीं था उसमें। ओके, तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता होगा। हाँ, और चूंकि बहुत करीब था तो कुछ ज्यादा ही इंटरफेरेंस है। ज्यादा इंटरफेरेंस हो तो गया उस था। वक्त में फोन वोन के अपितु फिजिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाँ। 4 किलोमीटर ज्यादा दूर है। जरा सा कोई बात होती तुरंत मतलब स्कूटर लेके जो है घर तो वो पर आ आग की जाते तरह थे। बाहर फैल जाती और वो लोग अपने कान खुले रखते थे, हाँ। हर चीज सुन करके हर चीज पे रिएक्शन जी करते जी थे, जी जी हर एक्शन पे रिएक्शन। बिल्कुल। ओके, तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि फिर कहाँ से कहानी का टर्न हुआ, मतलब किस तरीके की आपने प्रॉब्लम्स फेस करी, क्या उन्होंने कुछ केस वगैरह किया आप पे? यहाँ तक तो जो है मतलब ये सब केवल समाज का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, ये चल रहा था। अच्छा। यहाँ तक तो बाकी फिर आउटर पर्सन जिसको बोला जाए, लाइक पुलिस, लाइक गुंडे मवाली, इनका प्रेशर या इनकी धमकियां जो है मुझे 2008 से मिलना शुरू हुई। ओह माय गॉड। 27 अप्रैल 2008 की बात है। तो 27 अप्रैल 2008 को मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। उससे पहले 27 फरवरी 2008 में ही मेरी तीसरी बेटी का जन्म हुआ था। दूसरी बेटी में मतलब दूसरी बेटी हुई थी तो उस पीरियड में थोड़ा सा मतलब इन लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये लोग जो है नहीं मानने वाले हैं हमारी बात को, तो थोड़ा सा मतलब ठंडे पड़ गए थे। ट्विस्ट वहां से स्टार्ट हुआ 27 फरवरी 2008 से। तो वो मेरी तीसरी बेटी थी। 27 फरवरी 2008 के पहले क्या हुआ था कि मेरी जॉब जो है दिल्ली में लग गई थी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा था। तो मतलब ये छोटा मोटा चलता रहा था। तो इन्होंने क्या है कि रामायण वगैरह का कार्यक्रम भी किया था। और 27 फरवरी 2008 को जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था, उससे पहले ही जो है लगभग 6 महीने पहले जो मायके चली गई थी। अच्छा। और चूंकि मेरी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जो है नई नई जॉब थी, तो मैं वो दिल्ली में मौजूद था। उससे पहले मैं भोपाल में था। अच्छा। तो इससे पहले मैं भोपाल वाली एक घटना बताता हूँ। भोपाल में था तो भोपाल एयरकॉन इंटरनेशनल में जॉब करता था, तो वहाँ पर जो है मैं अकेला ही रह रहा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, अब फैमिली को बुला लेना चाहिए, यहीं पे रखते हैं। और चूंकि मेरी पहली वाली बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो मुझे उसका एडमिशन भी करवाना था। तो मैंने सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय में मुझे अपनी बेटी का एडमिशन कराने की इच्छा थी। बराबर। तो भोपाल में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने का मैंने प्रयास करने के लिए जो मैंने फैमिली को पूरी को बुला लिया। तो उसका एडमिशन के लिए मैं प्रोसेस भी चालू किया। बाय बैड लक एडमिशन नहीं हुआ, या कुछ और दूसरी चीज रही हो उनकी इंटरनल स्कूल वालों की, नहीं हुआ। तो फैमिली मेरी वहीं पर मैंने रोक ली। और रोकने के बाद में फिर चूंकि मम्मी पापा अकेले हो गए थे तो उनको भी मैं मतलब थोड़ा सा पैसा भेजता था अपनी सैलरी से बचाकर पर मंथ। और जब मेरी सरकारी नौकरी नहीं थी तो बाय कैश जो है मम्मी को पापा को दे के जाता था। तो मैं वहाँ भोपाल से जो है बैंक में ट्रांसफर करता था पापा की। बराबर। वहाँ कैश जो है जमा करता था पापा के अकाउंट में भोपाल से, और ग्वालियर में वो यहाँ से निकाल लेते थे। ये मेरा सिस्टम था मम्मी पापा को थोड़ा सा सपोर्ट करने का। बोलती है आप उनको मम्मी पापा को रुपया क्यों भेजती हो? मैंने क्यों? मम्मी पापा है हमारे, हमारी जिम्मेदारी है, हमें हम मम्मी पापा को रुपया नहीं देंगे तो कौन देगा? उनको सपोर्ट कौन करेगा? बूढ़े हो चुके हैं, उनकी इतनी कमाई नहीं है, इतनी अर्निंग नहीं है। बराबर। तो फिर कैसे उनका खर्चा चलेगा जी बताओ? इस बात को लेकर कि मैंने पापा को रुपया क्यों भेजा, और इसके लिए जो उन्होंने 4 दिन तक खाना नहीं बनाया लगातार। 4 दिन तक मैं खाना बनाता था, खाना पका के रख जाता था, ड्यूटी चला जाता था। 4 दिन तक जो है मैंने बना के इनको खिलाया, लेकिन इन्होंने खाना नहीं बनाया।
वाह! दोस्तों देखिए दरअसल बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि लड़की जो है बहुत ज़्यादा पक्षपात करती है अपने माँ-बाप के लिए और अपने ससुराल पक्ष के सास-ससुर के लिए। यानी उसको अपने बाप की तो ज़िंदगी, बातें और सब कुछ प्यारा होता है, लेकिन जो ससुराल पक्ष के अंदर में जो सास-ससुर होते हैं, उनकी टेक केयर नहीं करना चाहती, उनको पैसे नहीं देना चाहती, उनको कुछ भी नहीं सपोर्ट करना चाहती। यानी वो ये चाहती हैं कि लड़के के माँ-बाप तो माँ-बाप नहीं है, बस मेरे माँ-बाप ही माँ-बाप हैं। तो ये पार्शियलिटी बहुत गलत है। फिर जो आज है भी आपकी यही हो रहा कहानी है। में आपके ट्विस्ट कहाँ से आया और कहाँ से आज केसेस? भी यही हो रहा है। आजकल की लड़कियां माता पिता की तो केयर करना चाहती हैं, लेकिन पति के जो माता पिता हैं उनको एक गिलास पानी तक देना देने को मतलब तैयार नहीं स्वीकार है। नहीं है उनको। बराबर। तो इस प्रकार से चल रहा था। तो हम्म, ठीक है, 4 दिन मैंने वो निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हुआ 4 दिन के बाद में। तो फिर चूंकि इनके घर में तीसरी वाली बेटी थी, तो ये घर मैंने इनको घर पे पहुंचा दिया। मैंने कहा वहीं ज़्यादा इनकी देखभाल हो पाएगी, मैं तो देखभाल कर नहीं पाऊंगा कि मुझे जॉब भी करना है। तो मैंने इनको जो है ग्वालियर भेज दिया, और ग्वालियर में ये झगड़ा करके जो है मम्मी पापा से वापस मायके चली गई। वापस मायके चली गई तो वहीं से जो है इनकी सीजेरियन डिलीवरी हुई। बराबर। बाकी जो बड़ी वाली 2 बेटियां हैं मेरी, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। क्योंकि बड़ी वाली 2 बेटियां मेरे घर पर ही थीं और बाकायदा बराबर मतलब कामकाज हम लोग जो है भले ही जो है इनसे पेमेंट से करवा रहे थे, प्रेशर में ये कर रही थी। थोड़ा बहुत जो भी झाड़ू पोछा, सब्जी रोटी बर्तन वगैरह ये सब चल रहा था नॉर्मल। तो इस वजह से इनकी जो डिलीवरी हुई नॉर्मल हुई। लेकिन तीसरी वाली बेटी के जन्म के 6 महीने पहले से जो है मायके चली गई थी। तो वहां पर क्या था कि इनकी 3 भाभियां थी, इनकी माँ थी, इनकी एक छोटी बहन थी। तो सब लोग करने वाले थे, इनको काम ही नहीं करने दिया गया। तो लिहाजा काम नहीं करने दिया गया, इनको पूरा मतलब आराम दिया गया, या डॉक्टर के कहने से या किसी के भी कहने से पूरा आराम दिया गया। और रिजल्ट क्या निकला कि इनकी सीजरियन डिलीवरी हुई। उस समय मैं दिल्ली में था। तो दिल्ली में मुझे पापा ने फोन करके बताया कि जो है लड़की हुई है और ऑपरेशन से हुई है। तो उसके बाद 27 अप्रैल 2008 को 27 अप्रैल 2008 को ये बात बताई थी मैंने, 27 फरवरी 2008 की। तो अप्रैल में मेरी दादी एक्सपायर कर गई। मैंने कहा अब तो जाना ही होगा, छुट्टी वहां से मिल नहीं रही थी। तो मैंने अपने बॉस को बताया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी दादी एक्सपायर कर गई है, जाना पड़ेगा सर। तो तुरंत मैं वहां से निकला रात को नहीं शाम को। और पहुंचते पहुंचते मतलब वो दादी को मैंने जो है शमशान में ही पाया। ले जा चुके थे, अंतिम संस्कार कर चुके थे। तो फिर लोगों ने समाचार इनके पास पहुंचा दिया था कि बांकेलाल की दादी एक्सपायर कर गई हैं। तो बांकेलाल की दादी एक्सपायर कर गई हैं, तो यहाँ से पूरा ट्विस्ट चालू होता है। लेकिन इनके घर से कोई भी एक बच्चा भी झांकने नहीं आया कि कैसी थी, क्यों खत्म हो गई, कब हुई। किसी ने मतलब कुछ ना फोन पर बात की और ना ही कोई आया। जब कोई क्लोज रिलेटिव अपना एक्सपायर होता है तो परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई नहीं आया, ठीक है। फिर दादी की 13वीं करनी थी। तो 13वीं वाले दिन जो है, नहीं 13वीं से पहले दिन, 13वीं से पहले जो है अरेंजमेंट करने के लिए आया था मैं यहाँ पर। तो मेरे पास एक कॉल आया जो इसके भाई के पार्टनर का कॉल था। वो एक तरह से मतलब जिसको बोला जाए असामाजिक तत्व, जिसको बोला जाए शुद्ध देसी भाषा में गुंडा। उसका कॉल आया, हाँ बांकेलाल बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। बोले तुम जो है राकेश की बहन को परेशान कर रहे हो, परेशान करना छोड़ दो, नहीं तो जो है तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। मैंने कहा तुम क्या कर लोगे मेरा? मैंने भी उसको गाली गलौज वाली भाषा में फिर जवाब देना स्टार्ट किया। तुम क्या कर लोगे मेरा? तो मैं जो कुछ करना है आओ मेरे सामने, लड़ते हैं, फिर आ जाओ।
हालांकि मेरा लड़ने वड़ने का कभी भी किसी से मतलब मन नहीं रहा है, और ना मतलब मैं इसमें विश्वास रखता हूँ, लेकिन मुंह से जो कुछ बोलना है बोल देता हूँ मैं। तो उसको बड़ा बुरा लगा, उसने भी गाली गलौज की और मैंने जो है फ़ोन काट दिया उसकी। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस में कंप्लेंट करी, फिर दादी की 13वीं वाले कार्यक्रम के लिए आया। तो उस दिन दादी की 13वीं वाले कार्यक्रम वाले दिन जो है एक पुलिस वाले का कॉल आया। बोले मैं ऐसे ऐसे ASI जो है प्रजापति बोल रहा। हाँ हाँ, इनका कोई होगा प्रजापति रिश्तेदार, तो ASI होगा। उस समय झांसी रोड थाना ग्वालियर में पोस्टेड था वो। उसने कॉल किया था। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो बताइए। बोले ये राकेश की बहन को आप परेशान करते हो, परेशान करना छोड़ दो, नहीं बाद में पछताओगे आप। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं पछताऊंगा, पछता लूंगा। आप कौन होते बोलने वाले? बोले मैं समझा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए फोन किया है। मैंने कहा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है, मैं अंदर कर दूंगा तुम्हें। मैंने कहा अंदर करने के लिए पहले ताकत चाहिए भाई साहब। मैंने उसको बोला, पुलिस वाले को ही बोला, मैं उसके लिए ताकत चाहिए, जिगर चाहिए, और बिना किसी कारण के यदि आपने मुझे अंदर किया तो इसकी वर्दी, आपकी वर्दी उतरवाने के लिए मैं काफी हूँ। आपकी वर्दी जरूर उतरवा दूंगा मैं। बोले आपके पास कोई मतलब वजह हो, कोई विशेष कारण हो, तभी आप मेरे को आने पकड़ने के लिए, अदरवाइज मेरे पास फोन ना तो फोन करना और ना ही मेरे पास आना। मैंने इतना बोलकर उसको कॉल काट दिया कि इनका कुछ प्लान जो है अपने भाई को, जिसको बोला जाए दत्तक, इनका भाई जो है मेरी तीसरी वाली बेटी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार था। इन लोगों ने आपस में ही बात कर ली थी मेरी बगैर कंसेंट की। ओह माय गॉड। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपके घर के अंदर में मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारे षड्यंत्र चलते रहे, और यहाँ तक कि यानी एक समाज के अंदर में देखा जाए तो किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है, और वो इतना गहरा इंटरफेरेंस कि मतलब ससुराल पक्ष के लोगों को कुछ नहीं पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में है। इन लोगों से ना डिस्कस करना, ना बात करना, इवन ऑपरेशन कराना है, कहाँ ले जाना है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। और दूसरा मुझे ये आश्चर्य होता है कि पहले के ज़माने में जो बात सुनते थे वो ये होता था कि लड़की को जब माँ विदा करती थी तो माँ बोलती थी कि बेटा आज से ये नहीं बल्कि वो तेरा घर है, वहाँ की बात यहाँ मत बताना और यहाँ की बात वहाँ मत बताना, और वो घर के दुख सुख को रख करके मन में अपनी ज़िंदगी आगे बताना। और तेरा दरवाज़ा, मतलब इस घर का दरवाज़ा तेरे लिए अब बंद हो गया है, वहाँ पर तेरी अर्थी ही उठेगी, यहाँ से डोली गई थी और अब वापस अर्थी उठेगी। ये शब्द बोल करके विदा किए जाते थे पहले के ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में कुछ एक्स्ट्रा ओवर टेक केयर करने की शो केस चलता है चीज़ें, और वो ये बोलने की कोशिश की जाती है कि बेटा तू घबराना मत, चिंता मत करना, ये दरवाज़ा तेरे लिए खुला है। लेकिन इस चक्कर के अंदर में वो एक नहीं, दो नहीं, पूरा घर, पूरा समाज, पूरा खानदान और यहाँ तक कि पूरी सामाजिक व्यवस्था को भी खराब कर रही है। तो बाकी लाल जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपका टर्निंग पॉइंट आया? लाइफ में बहुत स्ट्रगल आप फेस कर रहे थे, उनका ज़्यादा इंटरफेरेंस था, वो उस तरीके से जा रही थी, 3 बच्चों का जन्म हो गया था, एडॉप्शन का उनके मन में प्लान चल रहा था, लेकिन केस वगैरह कहाँ से आया और क्या आगे किस तरीके से आपने फेस किया? तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने, उनके दिमाग में, या मतलब उन्होंने पूरी तरह से प्लान ही कर लिया था अडॉप्ट करने का। तो उसमें उन्होंने सोचा कि इसकी कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो है पूरी तरह से उनको भी मतलब देने का पूरा प्लान कर लिया था। तो इस वजह से क्या हुआ था, जैसे ही बच्ची पैदा हुई थी उन्होंने अपने आंचल का दूध पिलाना ही बंद कर दिया था, और उसको जो है बच्ची को केवल गाय का और भैंस का ही दूध दिया जा रहा था, बोतल वाला दूध दिया जा रहा था। क्या आपके जो ब्रदर इन लॉ है उनके बच्चे नहीं थे? उनके भी बच्चे थे। तो ये क्यों अडॉप्शन देने की बात चल रही थी? उनके पास बेटी नहीं थी, तो वो बेटी उनको चाहिए थी? बेटी उनको चाहिए थी। उनके कितने बच्चे थे? उनके 2 बड़े बेटे थे। 2 बेटे थे, उनको एक लड़की चाहिए थी। हाँ, उनको एक लड़की तो चाहिए। यदि वो आपसे बात करते, हो सकता है डिस्कस हो सकता है मैं दे देता। बट वो ऐसा चुपचाप क्यों ऐसा करना चाह रहे थे वो? क्योंकि मैं उनके खिलाफ था, हमेशा उनके खिलाफ। उन्हें लगता था कि शायद मना ना कर दे, हाँ, इसलिए चुपचाप से ये कर दो। तो उन्हें लगता था ये बात मतलब चुपचाप से इस तरीके से हो जाएगी, शायद उनको लगता था, क्योंकि वो उन्होंने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
12वीं तक पास थे मात्र, और जो है तो पेपर्स में भी उन्होंने कबाड़ी का काम करते थे, कबाड़ी की उनकी दुकान थी, तो उसी प्रकार से उनके मिलने जुलने वाले थे, और जैसे मिलने जुलने वाले थे उसी प्रकार से उनकी वो तो पेपर्स में उन्होंने इसी तरीके का लिखवा लिया था। लिखवाया भी नहीं था, उन्होंने सारे मतलब पेपर से जो है फर्जी तैयार करवाए थे। अच्छा, ओके। अब इसको मैं बताऊंगा, नो इशू। तो इस प्रकार से चलता रहा, तो फिर मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो उसके पीछे कंक्लूजन ये निकला कि जो है मतलब वो दत्तक देने के मूड में थे। तो उन्होंने ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं चेन्नई चला गया, चेन्नई बेंगलोर चला गया, जॉब करता रहा, इस प्रकार से चलता रहा। बच्ची आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इनको बोला कि ठीक है तुम ये वाली डाइट खाओ, ये वाली डाइट खाओ, आंचल में दूध आएगा और बच्ची को अपना दूध पिलाओ, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से चालू हो गया, इट्स ओके। उसके बाद फिर मैंने बच्चियों की मतलब भविष्य के लिए भी सोचना शुरू किया, इनकी शादियों के लिए सोचना किया, ज्वेलरी वगैरह परचेज करना की शुरू की, और जो है चेन्नई से बेंगलोर से काफी सारी ज्वेलरी वगैरह भी लेके आया मैं, और वो इकट्ठा किया मैंने उनकी शादियों के लिए। चूंकि पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो यदि आगे की प्लानिंग नहीं करता तो शायद मैं वो सब नहीं कर पाता। तो मैं ये सब चलता रहा। उसके बाद फिर मैं चला गया अब्रॉड। अब्रॉड में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट को, कतर में गया था मैं, कतर गवर्नमेंट को लॉसेस होना स्टार्ट हुए पेट्रोलियम में, रेट डाउन होने से। तो इस वजह से वहाँ पर फिर उन्होंने 1 साल 6 महीने बाद स्टाफ चटनी किया, और उस चटनी में मेरा नाम भी आ गया। तो उनका भाई जो है रामायण पाठ के लिए मम्मी पापा को निमंत्रण देने आया था, तो मम्मी ने जो है उनको आने से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे तुम्हारी रामायण में। तो हमारे जो है परिवार को तोड़ने में लगे हुए हो। मम्मी ने काफी सारी बातें करी, बताई उनको, तो मेरी वाइफ को बुरा लग गया। अपने भाई के जाने के बाद में मेरी वाइफ ने मेरी माँ का गला पकड़ लिया, गला दबा दिया था। तो कुछ देर के लिए जो है मम्मी बेहोश हो गई थी। ओह माय गॉड, ओके। ये जो चीज है मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये असली सच्चाई ये है। अब मैं आपसे या लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार आपने ये सुना है कि आदमी ने औरत के खिलाफ में केस किया है कि औरत ने घर में गला दबाने की कोशिश करी, मारने की कोशिश करी, गला काटने की कोशिश करी। ये आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन औरतें पतियों पे, आदमियों पे हजारों बार इल्जाम लगा चुकी हैं कि ये क्रूअलिटी करते हैं, ये हमें परेशान करते हैं। लेकिन असली बात ये है जो इस वक्त आप कैमरे से देख रहे हैं, क्योंकि असली बात ही हम उजागर करने के लिए निकालते हैं, और यही है झूठे आरोप जो औरतें लगाती हैं। सच्चाई ये है कि औरत आदमी का गला काट के, बॉडी को लेकर के दफना करके, ड्रम में बंद करके क्या क्या सीन क्रिएट कर चुकी हैं जो लोग शायद सोच भी नहीं सकते कि ये वही मासूम, अबला, इमोशनल औरत है। आगे जानना चाहेंगे बाकीलाल जी क्या हुआ? तो मैंने पापा को फोर्स किया कि पापा तुम जो है रिपोर्ट कराने जाओ। ओके। पापा तुम रिपोर्ट कराने जाइए आप। फिर तो उस समय जो है मेरी वाइफ जो है अलग ही खाना पकाती थी, मेरी मम्मी अपना अलग खाना पकाती थी। बराबर। तो जब मेरी वाइफ ने मेरी माँ का गला दबाया, तो उस समय और कोई नहीं था, केवल और केवल मेरी बड़ी वाली बेटी थी। तो उसने जो है अपनी माँ को और अपनी दादी को अलग अलग किया, मम्मी छोड़ दो, मम्मी दादी को छोड़ दो, मम्मी दादी को छोड़ दो। तो उसी ने बचाया था। तो शायद उस दिन मेरी माँ मर गई होती। तो फिर मैं जब पहुंच गया तो अचानक से इनका चेहरा उतर गया कि इसको कैसे खबर लग गई, अचानक से ये कैसे आ गया। तो इसने सीधा सवाल मेरे ऊपर दागा कि आप अचानक से कैसे आ गए। मैंने कहा क्यों, मुझे आना नहीं चाहिए? बोले किसी ने फोन किया होगा आपको। मैंने कहा नहीं, मेरा आने का अपने आप ही कार्यक्रम था। हाँ, लेकिन जब मैं आ रहा था, ट्रेन में था, तब मेरे पास मेरी बहन का कॉल गया था और तूने ऐसा ऐसा किया है। तो जब मैंने उसको बोला कि तूने ऐसा ऐसा किया है, तो वो चुप हो गई, क्योंकि मम्मी ने और पापा ने मेरे कमरे में जाने से पहले ही मुझे ये बता दिया था, बहू से कुछ मत बोलना। तो मैंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ ये बोला, मैंने कहा ये तुमने किया, ये अच्छा नहीं किया, ये तुमने गलत किया है। तो मेरी वाइफ बोलती है तो ठीक है, मुझे फांसी चढ़वा दो, मैंने गलत किया है। मैंने कहा नहीं, मैं फांसी नहीं चढ़वाऊंगा, जो कुछ देख रहा है ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला न्याय करेगा तुम्हारा।
इतना कहकर मैंने मतलब खून का घूंट पी लिया। कुछ नहीं बोला। उसके बाद 2-3 दिन रहा मैं नॉर्मल, मतलब किसी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, सब सामान्य चलता रहा। लेकिन मैं पापा को बराबर बोलता रहा, पापा तुम रिपोर्ट करने जाओ, मम्मी की तरफ से रिपोर्ट करने जाओ, मम्मी को भी लेके जाओ। तो फिर मैं चला गया, नहीं माने पापा मम्मी, क्योंकि मैं उस समय अलग रह रहा था, ये मेरी वाइफ अलग रह रही थी, इसलिए मैं नहीं जा सकता था। पापा को ही मैंने दबाव डाला, मैं चला गया दिल्ली। पापा के माध्यम से मैंने एक रिटन कंप्लेंट डलवाई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मम्मी स्वस्थ हो चुकी थी। पुलिस भी तभी कार्रवाई करती है जब शरीर से खून निकले, कोई अंग भंग हो, कोई हाथ पैर टूट जाए, तभी कार्रवाई करती है। यदि आदमी स्वस्थ दिख रहा है, चलता फिरता दिख रहा है, तो कोई कार्रवाई नहीं करती, चाहे भले ही जो है मर्डर टू अटेम्प्ट हो। पुलिस को भी ये दिखाना होता है कि हमारे क्षेत्र में क्राइम रेट बहुत कम है, क्राइम है ही नहीं है। पुलिस भी अपने पॉइंट बटोरने के लिए ये हमेशा करती है, और भले ही क्राइम हो रहा है लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। तो हालांकि पापा ने एक रिटन कंप्लेंट लेके उसकी रिसीविंग ले ली थी और उसको सुरक्षित रख लिया। 2008 में ही मेरी माँ का उसने गला दबाया था। 2008 में ही उसने जो है बच्ची को देने के लिए प्लान किया था, फर्जी कागजातों के जरिए से। 2008 में ही जो है मेरी दादी एक्सपायर करी थी, और तो वो उसमें कोई भी मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ। तो वहां से मन फीका होना शुरू हो गया। पहली बच्ची जब पैदा हुई थी तो उसने जो है लेके जमीन पर पटक दिया था बच्ची को, तो वहां से मन खट्टा हुआ। मैंने कहा ये लाइफ आगे चलने वाली नहीं है। इसने चुपचाप से क्या किया है, अपने घर पर फोन कर दिया, मम्मी पापा को फोन कर दिया, सिस्टर को फोन कर दिया। तो अब इनके फोन आना शुरू हो गए। मैंने किसी का भी फोन अटेंड नहीं करने दिया और ना किया। तो जब फोन अटेंड नहीं किया तो इन लोगों ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, तो इन्होंने जो है अपनी छोटी वाली बेटी को घर पे भेजा। छोटी वाली बेटी को घर पे भेजा तो उसने पूरा माजरा देखा घर में आके। मैंने उसको ज्यादा कुछ डिटेल नहीं बताया। शाम तक मतलब वो सारी चीजें धीरे धीरे रिपोर्ट पहुंच गई वहाँ पर। तो उन लोगों ने अपने भाई को और जो है दूसरे रिश्तेदारों को 3-4 आदमियों को लेके जो है हमारे घर पे भेजा, और जबरदस्ती उठा के इसको लेकर चले गए। अच्छा। 3 लड़कियों को लेकर चले गए और ले जाकर तुरंत जो है पुलिस में एफआईआर करवाई, महिला थाने में, ग्वालियर में। अच्छा। एफआईआर करवा दी। फिर उसके बाद फिर पापा को मैंने भेजा। मैंने कहा पापा जाओ देखें कहाँ जा रहे हैं, पीछे पीछे। तो पापा गए पीछे पीछे, तो वो भी थाने पहुंच गए। थाने में उन्होंने बातचीत की। तो जो थानेदार था उन्होंने बोला कि जो है ठीक है अपने बेटे को भेजना पासपोर्ट लेकर। मैं नहीं गया। तो अगले दिन फोन आया, बोले आपको बुलाया था, आप आए नहीं। बोले हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आया। बोले ठीक है आ जाइए अभी। पहुंच गया मैं, पासपोर्ट लेकर बुलाया था, पासपोर्ट लेकर गया। अगले दिन उन्होंने पूरी कार्रवाई कर ली और 98 का केस और 34 और एक धारा और होती है मारपीट में, वो धारा 3 धाराएं लगाकर जो है मम्मी पापा के ऊपर और मेरे ऊपर 498 लॉन्च कर दिया गया। ओके। ये मेरी पहली मतलब वो थी जिसको बोला जाए मेरे अगेंस्ट में मारपीट के खिलाफ और दहेज के लिए, और जो है मतलब जो सबसे ज्यादा खतरनाक धारा कहलाती है हमारे कानून में पति के लिए 498, वो पहली वो केस था मेरा। उससे पहले ये जब भी घर गई थी तो उससे पहले इन्होंने 125 लगाया था। अच्छा 125 आपने चलता था? हाँ 125 लगाया था। तो उसमें मैं जब मुझे नोटिस नहीं मिला था तो इसलिए मैं अपीयर नहीं हुआ, और 7-8 तारीख के बाद जो है जब मैं अपीयर हुआ, जब मुझे नोटिस मिल गया तो उस समय मैंने सीधे मजिस्ट्रेट को यही बोला था कि ये मेरे साथ रहना नहीं चाह रही हैं, तो मैं कैसे मतलब क्या करूं। मैं देता हूं इनको रुपया देता हूं, इनके पास इनके बैंक स्टेटमेंट चेक करवा लीजिए, ये मैंने दिया हुआ है। क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर कई बार बरवली आरोप लगाए थे कि ये मेरे खाना खर्चा नहीं देते हैं।
मैं खाने के लिए तरसती हूँ, मैं पहनने के लिए तरसती हूँ। मैंने कहा मैं इनको जो है हर महीने जो है पैसे दे रहा हूँ, खाने पीने के लिए दे रहा हूँ। तब से लेके फिर मैंने जो है इनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, बैंक में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया। तो वो चीज़ मैंने कोर्ट में दिखाई 125 के केस में। तो जज ने बोला, जब मैंने जज को बोला, मैंने कहा अभी भेजिए, मैं अभी ले जाने के लिए तैयार हूँ, मैं परेशान थोड़ी कर रहा हूँ। यदि कोई दिक्कत होगी तो ये वापस आके आपसे बताएंगी, मैं कुछ परेशान करूंगा तो। मैंने कुछ परेशान नहीं किया इनको। ये नहीं रहना चाहती तो मैं कैसे वहाँ रहकर तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैंने मजिस्ट्रेट को मना कर दिया था। लोग 125 में परेशान होते हैं, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने सीधा मजिस्ट्रेट को बोला, मैंने कहा आप अभी भेजिए, मैं अभी ले जाने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने जो है मजिस्ट्रेट के सामने भी आनाकानी की कि मैं नहीं जाऊंगी, अभी वहाँ से कपड़े लाना है, अभी वहाँ से जो है मम्मी पापा को बताना पड़ेगा, मम्मी पापा से बात करना पड़ेगी। मैंने कहा सर, मम्मी पापा कोई ज़्यादा दूर नहीं रहते, इनके 4 किलोमीटर दूरी पर इनका घर है, मम्मी पापा को यहीं बुला लें, जो भी बात करना है यहाँ बात करें, और मेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ यहीं से। तो जज ने भी ऑर्डर किया, ठीक है जाइए आप, यदि कोई परेशान करते हो तो हमें बताना। तो ये वहाँ से जो है इस प्रकार से इनको लेके आया था। तो वो 125 इस प्रकार से मैंने वो क्लोज करवाया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कितने साल चला होगा आपका 125? 125 मेरा करीब 2 साल चला था, लेकिन मैं उसमें मुश्किल से 2 या 3 डेट अटेंड किया था। ओके। उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ना तो वकील हायर किया था, मैं आपको बताऊं, बिना वकील हायर किए मैंने खुद ही जो है मतलब अपना रिप्लाई फाइल किया था। रिप्लाई फाइल करके जो है जज से जो है मतलब डिस्कस किया था मैंने। और जज से डिस्कस करने के बाद तीसरी डेट में मैंने जो है इनको बोल दिया था जज को कि जो है आप इनको अभी मेरे साथ भेजें, मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। और चौथी डेट पर मैंने उसको क्लोज करवा दिया था। तो अभी आप पे 498 का केस चलता था बस? केवल 498 वो मेरा पहला ऐसा केस था जिसको 500 कुछ धारा है और एक 34 है और एक 498 है। 3 धाराओं में मतलब मम्मी पापा और मैं तीनों को लपेट दिया था उसमें। अच्छा। तो उसमें मैंने वकील किया था। मैं फिर भी यही कहूँगा दर्शकों से भी और जो भी लिसनर्स हैं, मैं यही कहूँगा, और जो भी इस केस से पीड़ित हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप वकील पर ज़्यादा विश्वास ना करें। आपके पास जो भी सबूत हैं वो सबूत इकट्ठे करके या तो हाई कोर्ट में अपील करें या फिर खुद ही मतलब वकील के साथ में आप खुद ही बहस करें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे आपका केस को हल करने के लिए आसानी होगी। तो मैंने भी यही किया था। पहले मैं भी जो है वकील के ऊपर डिपेंड हो गया था, तो मुझे लगा कि जो है नहीं ये वकील जो है नहीं कर सकता है। वकील भी लापरवाही बरतने लगा था, वकील ज़्यादा कुछ कार्य कर नहीं रहा था मेरे केस में। तो फिर चूंकि 2008 से मैं अपने लिए जो है मतलब कुछ और ऑप्शन तलाश रहा था, अपने लिए इंटरनेट पर कुछ और तो ऑप्शन तलाश रहा था, रिश्तेदारों के जरिए और दूसरे ऑप्शन तलाश रहा था। तो जिसकी भनक मेरी पत्नी को लग गई थी, और वो चीज़ जो है 2016 में भी जो है मतलब वो चीज़ हाईलाइट हुई थी। तो 2017 में मुझे एक लड़की मिली थी। वो लड़की का बोलना था कि आप पहले डिवोर्स ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग शादी करेंगे। इधर मेरा 498 चल रहा था, क्लियर नहीं हुआ था, मम्मी पापा के भी क्लियर नहीं हुआ था। तो उसने जो है मुझे जो है प्रेशराइज किया कि आप शादी करना है तो पहले डिवोर्स ले लीजिए, बिना डिवोर्स के हम शादी नहीं करेंगे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा डिवोर्स वाला मैटर चलता रहेगा, हम लोग शादी करके कहीं भी हाइड करके रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यदि तुम करना चाहती हो तो, नहीं तो फिर और दूसरा ऑप्शन देखूंगा मैं। तो इस प्रकार से जो है फिर मैंने अपनी तरफ से एक डिवोर्स केस फाइल किया। अच्छा। 498 चल रहा था, मैंने अपना एक पैरेलली डिवोर्स केस फाइल कर दिया। बराबर। अब मैंने सोचा 498 पता नहीं कब क्लोज होगा। लोगों को 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, 498 क्लोज नहीं होता, चलता रहता है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, क्या करेगा, मेरी तो लाइफ खत्म हो जाएगी यहाँ ऐसे चलते लड़ते लड़ते। बराबर। मेरा डिवोर्स केस भी जो है पता नहीं साला जो है ठीक से मतलब जल्दी खत्म होगा नहीं होगा, मुझे ये लग रहा था। मैंने गूगल में सर्च मारा, मैं आपको 482 केस के बारे में बता रहा हूँ। तो उसमें 482 के माध्यम से 498 क्लोज किया जा सकता है, उसको क्वेश किया जा सकता है।
तो फिर मैंने सोचा कि यदि ये क्लोज हो सकता है, क्वेश किया जा सकता है, तो फिर वकील कौन है। तो वकील के लिए फिर मैंने जो है गूगल में सर्च मारा कि बेस्ट वकील कौन है मेरे एरिया का। तो उसमें 2-3 वकीलों की मैंने लिस्ट बनाई और उनको कॉल किया। तो मेरा जो है एक वकील से जो है मेरी बातचीत हुई, उसने मुझे बताया कि ठीक है आप आ जाइए, इतनी फीस लगेगी। मैंने कहा ठीक है मैं आपको फीस दूंगा, मुझे कंसल्ट करना है। तो उसने मुझे जो है गाइडेंस दी और उस कंसल्ट करने का 500 रुपये फीस चार्ज किया उसने। मैंने कहा आप जी केस ये है, केस आपको ही लड़ना है। फिर केस भी मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया, सारे तथ्य सारे सबूत मैंने उसको पेश कर दिए और उसने क्या बोलते हैं अपील बना के जो है हाई कोर्ट में दायर कर दिया। तो वो केस जो है करीब करीब 1 साल तक चला, लेकिन उसमें ऑर्डर जो है उल्टे मेरी अगेंस्ट में ही दिए। अच्छा। तो मैंने वकील से बोला, मैंने कहा ऐसा अपन ने जो है सबूत पूरे दिए हैं, फिर उसके बाद उल्टा मेरे ही अगेंस्ट में जो है वो डिसीजन दे रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि ठीक है अपन दोबारा से करते हैं। तो दोबारा उसने लगाई ये पिटीशन और वो भी जो है करीब 1 साल चला। और 1 साल चलने के बाद में जो है मम्मी पापा के 498 और वो सब सारी धाराओं में जो है और मेरे साथ में जो है मतलब तीनों का केस क्वैश कर दिया गया। उसकी एप्लीकेशन वो उसका डिसीजन लगाकर लेकर जो है मैंने जो है लोअर कोर्ट में जो है सबमिट कर दिया और वहां से जो है वो केस क्लोज हो गया। और जैसे ही वो केस क्लोज हुआ उसके बाद मेरा डिवोर्स केस भी फाइनल हो गया था उससे पहले ही। तो डिवोर्स केस फाइनल होने पर जो है मैंने फिर जो है दूसरी शादी के लिए मतलब अपनी तैयारी शुरू की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ है कि लोग बाग जो है मतलब 498 लगने पर, 125 लगने पर या पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होने पर, ससुराल के पक्ष के द्वारा प्रताड़ित होने पर जो है आदमी एक पूरी तरह से स्ट्रेस में चला जाता है, सेटबैक में चला जाता है। तो उसको वो नहीं करना है। मैंने इस पीरियड में मैंने क्या किया, जब मेरे ऊपर 498 लगा था, सबसे पहली चीज ये है कि आदमी को अपने ऊपर, और दूसरा सबसे बड़ी बात ईश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। उसको मंदिरों में जाना स्टार्ट कर देना चाहिए, मंदिरों में थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए। तो ये मेरा मतलब लाइफ का पहला लेसन था। इस लेसन से मैंने यही सीखा कि अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त कर सकता है आदमी उतना ज्यादा व्यस्त करे। दूसरा चीज अपने आप को व्यस्त रखने के लिए मैंने एक पॉजिटिव चीज ये की है कि मेरी इच्छा थी कि मैं और आगे पढूं और आगे स्टडी करूं जो मेरे आगे लाइफ में काम आएगा। तो मैंने स्टार्ट किया अपना पीजी प्रोग्राम। उसके लिए मैंने सर्च किया कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, कैसे किया जाए कि जॉब भी करता रहूं और मेरी कॉलेज लाइफ भी चलती रहे, कॉलेज की स्टडी भी चलती रहे। तो मैंने कॉलेज सर्च करके जिसमें कम से कम फीस देना पड़े, तो वो चीज़ सर्च करके जो है मैं अपने कॉलेज की स्टडी को जारी रखा मैंने, और इधर जॉब भी करता रहा, इधर केस को भी फाइट करता रहा। तो आदमी को अपनी चीज़ों को पूरी तरह से वकील के ऊपर नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए कोशिश करते रहना है, अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। यदि आप फालतू छोड़ोगे तो आपका केस भी बिगड़ेगा, आप उसमें अटेंशन भी नहीं दे पाओगे, और हमेशा जो है मतलब अर्निंग के लिए और वो सब चीज़ करने के लिए जो है मतलब दिमाग परेशान रहेगा। बहुत बढ़िया बाकीलाल जी ने जो सलाह दी ये बहुत गौर करने लायक है। दरअसल हजारों 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 पुरुषों के लिए ये बात है कि जैसे ही उन पे कोई केस होता है तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमने आज तक कोर्ट कचहरी नहीं गए, हम पुलिस थाने नहीं गए और हमारे समाज में बेइज्जती हो गई, हमारे लोगों के बीच में नाक कट गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक घरेलू हिंसा वाला केस है। आपके ऊपर आतंकवादी का, आपके ऊपर मर्डर का, आपके ऊपर में कोई घिनौना केस नहीं लगा है, सिर्फ ये घरेलू हिंसा का केस है। इसे बड़ा लाइटली लेना चाहिए आपको, और प्रेशर में आकर के आप आत्महत्या जैसे या डिप्रेशन जैसे या स्ट्रेस जैसे कदम आपको नहीं उठाने चाहिए। और एक और चीज़ बाकीलाल जी ने बताई कि आप अपने आप को व्यस्त रखिए, थोड़ा सा मंदिरों में समय बताइए, आप जिसमें विश्वास रखते हैं वहाँ पर जाइए और अपने आप को व्यस्त रखिए, ताकि आप ये थोड़ा सा स्ट्रेस से आप
दूर हो सके। बिल्कुल। बाकी लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और हमें बहुत आपकी कहानी सुन करके लगा कि आपने कैसे कैसे स्ट्रगल इस छोटी सी एज में सहे, और न केवल आपने अपने घर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसको ओवरकम करके आज अपने आप को सक्षम बनाया, बल्कि घर के विवादों में भी आप फंसे रहे। आपकी बहनों की शादियाँ, बहनों की मैरिज, उसमें भी लगे रहे। दूसरी तरफ आपकी जो शादी थी वो भी सफल बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, उसमें भी आप पूरे टाइम स्ट्रगल करते रहे। जबकि आप बाहर भी गए, आपने इंजीनियरिंग करी, आपने जॉब भी बहुत अच्छी करी। अभी तो इसके एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती थी यदि एक अच्छी शादी हुई होती, यदि एक अंडरस्टैंडिंग वाली लड़की आई होती, तो आज आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ हो सकती थी। बट क्या करें, एक गलत शादी, एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो बाकी लाल जी, अंत में कोई चीज़ आप और बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर पर भरोसा रखें और वकीलों पर ज़्यादा भरोसा ना रखें। वकीलों को आप पैसा देते हैं तो उस पैसे का फुल यूटिलाइज करने के लिए आप उनको अपने हिसाब से केस चलाने के लिए बोलिए, और उनको पूरे एविडेंस जो भी मतलब आप इकट्ठे कर सकते हैं, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से या बैंक के माध्यम से या आपके खुद के स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारे एविडेंस आप इकट्ठे करिए और स्ट्रांगली वकील को बोलकर, स्ट्रांगली बोलकर उस केस को फाइट करिए। आप केस से निकलेंगे, बराबर निकलेंगे। मुझे मतलब ये बोलिए, मुझे किसी भी एजेंसी का, किसी भी संस्था का, किसी वकील का कुछ सपोर्ट नहीं मिला। मुझे फैमिली सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा जो है अनपढ़ थे और फैमिली बैकग्राउंड पूरी तरह से पुअर था। किसी प्रकार का मुझे इकोनॉमिकली कोई सपोर्ट नहीं मिला। खुद का मतलब टाइम था, खुद का मतलब शरीर था, खुद की अकल थी, सब कुछ मैंने खुद से किया है और अपने आप को ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ाते रहा मैं। और कई जगह से मैंने आरटीआई निकलवाई। इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ और मैं फैक्ट बताना चाहूँगा कि मैंने जो है अपने ससुराल वालों पर एक रिवर्स प्रेशर डाला है। वो रिवर्स प्रेशर ये था कि मेरे साले की जो वाइफ थी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, और मैंने अपनी वाइफ को, एक केस हुआ था उत्तर प्रदेश का, जिस वो मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था, वो मैं बताना चाहूँगा। उसमें उसकी वाइफ जो है किसी हायर पोस्ट पर थी और वो कोई मतलब मजदूर टाइप का आदमी था। मुझे एग्जैक्टली वो केस याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो है उसकी वाइफ जैसे ही जो है हायर पोस्ट पर पहुंच गई और सरकारी नौकरी में पहुंच गई, तो उसने जो है किसी अच्छे आदमी से मतलब अफेयर स्टार्ट कर दिया। तो फिर जो है जब उसको पति को पता चला, तो उसके पति ने बोला कि मैंने इसको पढ़ाया है, मैंने इसके लिए पैसा खर्च किया है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी थी। मैंने भी जो अपनी वाइफ को 12वीं पास जबरदस्ती फोर्सफुली करवाया था कि ये भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। उसके बाद उसको कंप्यूटर का डिप्लोमा करवाया कि मैंने बोला, मैंने कहा ये तुम्हारे काम आएगा। जैसे ही मैंने उससे डिवोर्स लिया या जैसे ही उसने मेरे ऊपर 498 लगाया, उसकी एक नई जॉब लग गई ड्यू टू 12th और ड्यू टू कंप्यूटर कोर्स जो मैंने उसको करवाया था, जो वो नहीं करना चाहती थी। तो आप हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। उसका रिवर्स प्रेशर ये था कि मैंने उनके ऊपर एक चोरी का मतलब केस किया था कि वो मेरे घर से 60,000 रुपये लेकर चली गई थी। जैसे ही उन्होंने 498 का केस किया था, मेरे एटीएम से जो है उन्होंने 60,000 रुपये विड्रॉ कर लिए थे। दूसरी चीज़, मेरे घर से ज्वेलरी चुरा कर लेकर गई थी 498 केस करने से पहले ही। तो वो चीज़ मैंने चोरी का केस उनके ऊपर दायर किया। दूसरा, बच्ची को जो उन्होंने भाई को देने के लिए प्लान किया था, उसकी आरटीआई निकलवाई उन्होंने। झूठा जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया था, जिसके माता पिता का नाम मेरे साले और मेरी साले की वाइफ थी। उस प्रमाण पत्र में, वो प्रमाण पत्र मैंने आरटीआई के माध्यम से निकलवाया था, उसका प्रेशर बनाया। तो जब मैंने ये 2 प्रेशर बनाए, तो उससे उनको लगा कि मेरे साले को लगा कि जो है ये मेरी वाइफ की नौकरी खा जाएगा। मेरी वाइफ को भी लगा कि ये मेरी नौकरी खा जाएगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर भी चोरी का और जो है झूठे प्रमाण पत्र में साझेदारी योगदान करने का मतलब आरोप लगाया था। तो उनको लगा कि ये मेरी नौकरी खा जाएगा, तो उनको नौकरी छूटने का डर था। इस वजह से वो मेरे 498 वाले केस में या डिवोर्स वाले केस में अपीयर ही नहीं हुई। तो इसलिए मैंने डिवोर्स का केस एक्स पार्टी करके जो है मैंने लिया है, मैं आपको बताऊं। और 498 के केस को मैंने 482 वाला हाई कोर्ट में अपील करके उसको केस करवाया है।
तो इसमें आपको भी मैं यही कहूँगा कि आपके पास भी यदि कुछ इस प्रकार की एविडेंस हैं तो उसके ज़रिए से आप रिवर्स प्रेशर बनाएं। मैं सभी 498 के केस को फेस कर रहे लोगों से यही अपील करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी रिवर्स प्रेशर बनाएं, जिससे सामने वाली पार्टी अपने आप ही उस डेट पर जो है एब्सेंट रहेगी। एब्सेंट रहेंगे तो एक्स पार्टी हो सकते हैं, या आप उसके खिलाफ जो है कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, जिसका मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस प्रकार का रिवर्स प्रेशर भी बनाइए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए, कुछ लर्न कीजिए, नया लर्न कीजिए, अच्छा होगा तो आपके भविष्य में भी काम आएगा। तो इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत सुंदर। दरअसल आपने जो है धरातल वाले लेवल पे जो काम करने होते हैं वो आपने बताया, और ये वो बातें हैं दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि वकील तो वो आपके हैं ही नहीं। वकीलों का उद्देश्य कुछ अलग होता है। जैसे इन्होंने बताया कि ये केस वकील नहीं बल्कि आपको लड़ना है, आपको लड़के आपको समझ करके अपने एविडेंस, और इन्होंने बार बार एविडेंस की जो बात कही ये बहुत अच्छी बात कही कि आपके पास में आपको पता है कि कितने एविडेंस हैं, तो वो सारे एविडेंस आप इकट्ठे करके अपने केस को खुद फाइट कर सकते हैं। और हाँ, निराश नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि अंततः जीत सत्य की ही होती है, और सत्य की ही जीत होगी। आप सच हैं। जितने भी केस आपके ऊपर लगे हैं, मुझे पता है, लोगों को पता है, यहाँ तक कि समाज को भी पता है कि ये झूठे आरोप हैं, लेकिन झूठे आरोपों का सच आपको बताना है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके साथ में मुलाकात करवाएंगे एक नई शख्सियत के साथ में, एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।